तो आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया जाए, हाउ टू क्लियर द एग्ज़ाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, इस पे आप कुछ बताइए। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस की जाएगी यहाँ पे, और हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम होती है और क्या सल्यूशन है और क्या टिप्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम की तैयारी किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन का जो लेवल है बहुत बढ़ चुका है, और कुछ लोग बहुत हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, सिंसियर एफर्ट डाला जा रहा है, फिर भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। मीन्स कुछ कमियां रह जाती है, और अगर उन कमियों को टाइम के रहते ही ठीक ना किया जाए तो फिर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। ये एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकते हैं, जैसे कॉलेज की एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। आपको एमबीबीएस के लिए एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं। सो after many students are there who are preparing for the government exams and the different type of exams. So ये जो टिप्स बताई जा रही है ये सभी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए उस पे। तो सबसे पहले ये बात करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि नो द सिलेबस। आप कोई भी एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं तो उस एग्ज़ाम का एक डिफाइंड सिलेबस होता है, जिसको लाइन बाय लाइन गोइंग थ्रू द सिलेबस थरली इज मैंडेटरी। ओके, फर्स्ट स्टेप टू क्लियर द एग्ज़ाम इज दिस। ओके, तो एक आपको सिलेबस को एक दो बार तीन चार बार जितना बार हो सके, जब जब तक वो बाय हार्ट ना हो जाए, ओके, आपको सिलेबस को पढ़ना चाहिए पहले। सिलेबस पढ़ने से तय ये हो जाता है कि पढ़ना क्या है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम को लोगे तो एक्चुअली उसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट यही होती है, पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, वो सबसे सेकेंडरी आती है, लेकिन पढ़ना क्या है। तो पढ़ना क्या है कहाँ से पता चलता है, जब आप सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है, तो सिलेबस को अच्छी तरह से जानना सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपने जब सेकंड चीजें होती है कि अगर आप पहले फर्स्ट आपने सिलेबस को जान लिया है, उसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो पिछले सालों में इस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसी लेवल से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जब आपने सिलेबस पढ़ लिया है उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेफर कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्जाम का ट्रेंड क्या है। ठीक है, एग्जामिनर किस एक्चुअली डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछ रहा है, किस एरिया से ज्यादा सिलेबस ली जा रही है, किस एरिया से ज्यादा पोर्शन पूछा जा रहा है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ। ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बहुत सारे स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, सीधे पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि कोई बुक उठाया पढ़ने लग गए। ठीक है, सिलेबस नहीं पता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन्होंने देखा ही नहीं है। ठीक है, और बस पढ़ने लग गए, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने का फायदा यही होता है, आपको एग्जाम का ट्रेंड पता चल जाता है कि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन किस एरिया से और कैसे पूछे जाते हैं। तो इसका जानना बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, अब आपने सिलेबस जान लिए, ठीक है, आप फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपने रेफर कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टडी मटेरियल का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अब स्टडी मटेरियल रहेगा नहीं तो पढ़ोगे क्या। ठीक है, इस पे क्या है कि आजकल के समय में ऑनलाइन इतना सारे स्टडी मटेरियल प्रोफिलरेट हो रहे हैं, इतने सारे उपलब्ध हैं, कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाते कि किसको पढ़ना है किसको छोड़ना है। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सारा कुछ पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये दोनों ही संभव नहीं है, आपको एक ट्रस्टेड सोर्स पे डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी एक प्रिंसिपल आपको फॉलो करना होगा, वो ये है कि लेस इज मोर। ठीक है, आप इतना सारे स्टडी मटेरियल उपलब्ध हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे मटेरियल पढ़ते जाओ, नो। ओके, अगर आप लेस पढ़ेंगे लेकिन उसको आप ज्यादा बार पढ़ेंगे तो एग्जाम निकलने की संभावना भी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया और रिवीजन आपका एक बार भी नहीं हुआ तो फिर ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम निकालने के लिए। तो ट्रस्टेड सोर्सेस से आप पढ़ो। ठीक है, एट द सेम टाइम ओके, study material should be less, but you should revise the less material in multiple times. Okay, so
कम होना चाहिए उसको आप बार बार रिवाइज करो, ये आपके फंडा होना चाहिए। सो ये भी जितने सारे टॉपर्स हैं उनसे जब बात होती है तो वो यही बोलते हैं कि हमने स्टडी मटेरियल बहुत कम रखा था, लेकिन हमने उसको बार बार रिवाइज किए थे, ठीक है। तो ये भी, इससे क्या होता है कि जो माइंड है वो एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। माइंड में अगर कोई चीज रखना है, उसको रिट्रीव करना है, याद करना है, तो आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं और उससे भूल हो जाती है, वो ये है कि टाइमली रिवीजन नहीं हो पाता है, ठीक है। उन्होंने बहुत सारा पढ़ लिया है, ठीक है, पढ़ते गए, पढ़ते गए, और जब जिन्होंने इसको पढ़ा है पहले, उसको रिवीजन ना होने की वजह से क्या होता है, उसको भूल जाते हैं। और जब फिर से उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे फिर से पढ़ाई हो रही है उसकी, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। आप जो भी पढ़ रहे हो, आप उसको शाम को रिवीजन करो। नेक्स्ट डे व्हेन यू आर गेटिंग अप नेक्स्ट मॉर्निंग, ओके, अगेन यू रिवाइज इट, ओके, एंड अगेन यू कैन मेक ए शेड्यूल फॉर योर सेल्फ, ओके। अगर आप उसको 2 सप्ताह बाद रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आप 1 महीना के बाद रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। सो टाइमली रिवीजन इज ऑल्सो मस्ट, ओके, टू क्लियर एनी एग्जाम। इससे होता क्या कि जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में बहुत क्लियर हो जाएंगे, और जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी वो आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि सिलेबस को जान लेना चाहिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेफर करना चाहिए, ओके। क्यों करना चाहिए वो मैंने बता दिया। उसके बाद आपके पास अच्छी सोर्स से स्टडी मटेरियल होना चाहिए, वो भी लेस होना चाहिए, जिसको आप मल्टीपल टाइप रिवाइज कर सको, पढ़ सको। और रिवीजन का होना भी बहुत जरूरी है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, ठीक है। अब इतना सारी चीजें हो जाने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा, प्रैक्टिस ऑफ मॉक टेस्ट। आपको आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो रियल एग्जाम के पैटर्न से जो मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं कोचिंग सेंटर्स के, और दूसरी यहाँ ऑनलाइन बहुत सारे उपलब्ध हैं अभी तो, ठीक है। तो वो आप रेफर कर सकते हो, आप कोई ज्वाइन भी कर सकते हो, कोई टेस्ट सीरीज अगर उपलब्ध है तो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप एग्जाम को फील कर पाओगे, ठीक है। एट द सेम टाइम यू विल बी एबल टू असेस योर सेल्फ, आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे कि मेरी लेवल कहाँ पे है, ठीक है। वॉट एवर मैंने जो पढ़ा है अभी तक, वो मेरे अंदर कितना है कि मैंने बस जस्ट पढ़ के ही रख दिया, कुछ है नहीं दिमाग में। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन सी एरिया पे फोकस करने की जरूरत है, आपकी कौन सी एरिया अच्छी स्ट्रांग है और कौन सी एरिया बहुत वीक है। अगर उन एरिया पे आपने कर दिया, सो नेक्स्ट स्टेप वी हैव गॉट द एरर करेक्शन, ठीक है। जब आपको पता चल जाएगा कि जो जो मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं मॉक टेस्ट में, ठीक है, वो मॉक टेस्ट में या तो कॉन्सेप्ट की क्लियर नहीं होने की वजह से रॉन्ग हो रहे हैं, या फिर मेरी सिली मिस्टेक्स की वजह से रॉन्ग हो रहे हैं, कि आता है लेकिन मैंने जस्ट कैजुअली ले लिया तो रॉन्ग हो गया। तो कॉन्शियसली कोई भी टेस्ट हो, ऑनलाइन टेस्ट हो या फिर ऑफलाइन टेस्ट हो, आप जो कुछ भी दे रहे हो, ठीक है, उसको एक बार मॉक टेस्ट देने के बाद, ठीक है, उसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है, कि कितने क्वेश्चंस मेरे को डायरेक्टली आ रहे थे, ठीक है, कितने में मैंने जस्ट ऐसे ही कैजुअली गेस किया लेकिन वो सही हो गए, ठीक है। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा। ऑनलाइन करते हैं तो वो तो करके देते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो प्रिंट करके, तो ये सारी चीजें आपको खुद करना पड़ेगा। इससे आप टाइमली करेक्शन कर पाओगे, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि यस मेरे को इतना, कभी कभी होता क्या है कि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन तो मेरे को आता ही है, आई एम 100% श्योर, बट व्हाट हैपन, वो रॉन्ग होता है, वो जो आप सोचते हैं वो रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चंस करते समय मुझे लग रहा था कि ये 100% करेक्ट है, मैं सही हूँ, और उसमें से कितना सही हुए, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्टैंडर्ड क्या है। उसके बाद आप उन क्वेश्चन को भी मार्क कर लीजिएगा जिस पे आपको उतना श्योर नहीं थे, आपने जस्ट गेस कर लिया, ठीक है, और फिर उस पे देखिए कि वो कितना सही हुए, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सभी एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा, वेदर इट इज एसएससी, बैंकिंग, ओके, और स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम और सिविल सर्विस एग्जाम, ओके, फॉर ऑल दिस एग्जाम्स दिस एक्चुअली विल बी अप्लीकेबल, ओके। सो ये है कि ये सारी चीजें स्टडी रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। आपको सिलेबस को जानना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफर कर लीजिएगा, स्टडी मटेरियल लीजिए, ठीक है, और उसको अच्छी से पढ़िए, और लेस इज मोर दिस प्रिंसिपल को ध्यान में रखिए, ठीक है। और जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, उसका आप नोट्स
नोट्स भी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ओके, अगर आप कंफर्टेबल हैं नोट्स बनाने में तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और उसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है, आप शेड्यूल बना सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ये सारी चीजें होते समय आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आपके है, उसको एनालिसिस करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि क्या रॉन्ग है, ठीक है। मुझे अच्छे मार्क मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये मॉक टेस्ट लगाने का बस यही पर्पस होता है कि आप अपने आप को एक जज कर सकते हो, आपका लेवल देख सकते हो कि आप कहाँ पे हो, ठीक है। तो ये तो चीजें हो गई एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम कुछ और टिप्स भी डिस्कस कर लेते हैं। अदर एसेंशियल टिप्स हो गए, ठीक है। पहली चीज तो क्या है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट लाना पड़ेगा कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ये बिलीफ ला ही नहीं पाते, वो सोचते हैं कि कहाँ होगा मेरे से, अभी तक कोई एग्जाम क्लियर ही नहीं हुआ है तो ये भी नहीं होगा। तो वो एक नेगेटिव माइंडसेट दिमाग पे नहीं रहना चाहिए, आपको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा। ओके, आपको ये सोचना पड़ेगा कि यस डेफिनेटली आई कैन डू दिस, ओके आई कैन क्लियर दिस एग्जाम। तो ये बिलीफ का होना बहुत जरूरी है, यही बिलीफ आपको आगे पुश करेगा वर्क हार्ड करने के लिए, ठीक है। तो वर्क हार्ड करना तो बहुत जरूरी है, ठीक है, इट इज एसेंशियल, बट एट द सेम टाइम यू हैव आल्सो हैव टू एंश्योर दैट यू बिलीव इन योरसेल्फ। ओके, ये पहली चीज हो गई। तो बिलीफ, अपने आप में बिलीफ होना सबसे बड़ी जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, रिफ्रेन फ्रॉम द सोशल मीडिया, पार्टी, सोशल गैदरिंग एक्सेट्रा। अभी हम कंसंट्रेट फोकस स्टडी पे कर इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमारा ध्यान भटका हुआ है, ठीक है। हमारे पास व्हाट्सएप ऐप भी, ओके, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमारा ध्यान भटका हुआ है, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, इसका नोटिफिकेशन आता है, इसने मैसेज कर दिया, उसने मैसेज कर दिया, कहाँ कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन तो यही हो गई, ठीक है। तो ये कोई एग्जाम क्लियर करना कोई 5 ईयर प्लान नहीं है कि आप 5 साल तक लगे रहो, आप करते रहो थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है। आप 1-2 साल जितना भी देते हो उसमें आप पूरी जान लगा दो, ठीक है। एक कहावत है ना, बोलते हैं जाने दो या जान लगा दो। तो ये जो 1-2 साल का समय है उस पे आप पूरी तरह से इतना मेहनत करो कि ये सारी चीजें दिमाग से हट जाना चाहिए। जो इतना भी सोशल मीडिया है, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव हो, ठीक है। और पार्टीज है, सोशल गैदरिंग्स है, इस पे इतनी कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें बाद में भी होती रहेगी। लेकिन जो वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है उसको अच्छी से यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर आप इन सारी चीजों से थोड़ा अलग रहते हैं तो आपका प्रिपरेशन थोड़ा बेहतर रहेगा। ये मैंडेटरी भी है, जिन्होंने भी क्लियर किया है आप उनसे पूछने कि आप कितने समय एक्टिव रहते थे, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि पीपल कुछ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ठीक है, अवॉइड गेटिंग टू न्यू रिलेशनशिप। सो ये है अनदर पॉइंट, ओके। अब होता क्या है इसमें, प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोग बोलेंगे कि सर क्या है, रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए, प्रॉब्लम है क्या। ऐसी नहीं है, ठीक है। जब न्यू रिलेशनशिप होता है ना तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है एक दूसरे को जानने के लिए, ठीक है। आप रात भर चैटिंग करोगे, बात करोगे, ठीक है। तो फिर बाकी चीजें भी इफेक्ट हो जाएगी आपका, ठीक है। एंड वन थिंग आई मस्ट टेल यू, whenever your emotions are high, your intellect goes down, okay. You can't use your intellect that much in the full capacity when your emotions are high, okay. रिलेशनशिप में यही होता है, तुम उनसे मिलना चाहोगे, बात करना चाहोगे, ठीक है। यू विल वेटिंग फॉर द व्हाट इज कॉल्ड दिस मैसेजेस, कॉल्स, ओके। तो ये सारी चीजें में अगर ध्यान भटक जाएगा तो भाई एग्जाम कहाँ क्लियर होगा, ठीक है। तो किसी का जैसे कोई ओल्ड रिलेशनशिप है, सेटल हो गए हैं, तो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन इन द बिगिनिंग में क्या होता है, कोई भी रिलेशनशिप की जानने की जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है कि कैसे है, जानना है, ये है वो है। तो बेटर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ न्यू रिलेशनशिप, ओके। सेकेंड चीज क्या है, तो एक जो दूसरी चीज है, ओके, लिव ए सेलिब्रेट लाइफ स्टाइल, ओके। अगर आप सेलिब्रेसी फॉलो करते हैं, इसको बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य लाइफ, ओके। ब्रह्मचर्य लाइफ स्टाइल अगर आप फॉलो करते हैं तो ये बहुत बड़ी हेल्प करेगा। एज पर द प्रेजेंट ट्रेंड यू कैन सी आउटसाइड इन द वर्ल्ड, ओके, हाउ द पीपल आर इन्वॉल्व इन द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल, ओके, विच इज नॉट बिकमिंग ऑफ ए brahmacharya life, okay. So अगर आप, if you avoid yourself from any kind of sexual relationship, okay, or such kind of sexual conduct, okay, your chance of clearing the exam becomes so high, okay. Even the very vital this liquid which is actually emitted because of the sexual conduct, okay, you preserve, and that will help you to for your better intellect and better memory, okay. So
एक ब्रह्मचर्य लाइफ को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप फॉलो कर पा रहे हैं एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान तो सबसे अच्छी बात होगी, ठीक है। और क्या है कि जंक फूड को अवॉइड करना पड़ेगा आपको। अगर आप ज्यादा कुछ जंक फूड ले रहे हैं आपकी लेजीनेस ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आप सिंपल फूड प्रेफर करते हैं तो आपका माइंड बहुत एक्टिव रहेगा, यू विल फील वेरी फ्रेश, ओके। और ये आपको बहुत हेल्प करेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो एक्सरसाइज है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी थिंकिंग बहुत क्लियर हो और आपकी मेमोरी अच्छा रहे, आपकी जो इंटेलेक्ट हो वो भी अच्छी से काम करे, सो वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड इज व्हाट, यू एंश्योर दैट यू डू रेगुलर एक्सरसाइज। आपको कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन जिम में जाओ और कुछ करते रहो, ऐसा नहीं है। अगर आप हाफ एन आवर भी दे रहे हैं वॉकिंग के लिए, कुछ रन कर रहे हैं या कुछ योगा कर रहे हैं, ठीक है। और इफ यू इंक्लूड मेडिटेशन ऑल्सो, दिस विल ऑल्सो हेल्प इन गेटिंग बेटर कंसंट्रेशन एंड फोकस, ओके। तो अगर ये सारी चीजें आप दिमाग पे रखते हैं तो आपके एग्जाम का क्लियर होना तय है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए ना कंसिस्टेंसी होना चाहिए। मैं अभी बता दे रहा हूँ, आप एक्साइटेड हो जाओगे कि एक दो दिन कर भी लोगे, लेकिन क्या रेगुलर करोगे? वो होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप रेगुलरली कर रहे हो तो कोई भी चीज को कर पाना आसान हो जाता है, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिक्वायर्ड टू क्लियर एनी एग्जाम। आपको लगातार करना पड़ेगा, आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कम से कम, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्या 5 घंटा देना चाहिए, 10 घंटा देना चाहिए, 15 घंटा देना चाहिए। ऐसा कुछ भी फिक्स लिमिट नहीं है। अगर आप 10 घंटे भी दे रहे हो या 8 घंटे भी दे रहे हो, लेकिन आपको रोज का देना पड़ेगा। अगर आपका एग्जाम 5 महीने बाद है तो 5 महीने तक आपको 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। ये होती है रेगुलरिटी, ये होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली कोई चीज को कर रहे हो तो वो चीज का होना बहुत आ, बहुत तय हो जाता है उसका, ये होकर ही रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम से रिलेटेड चीजें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। उसके अलावा एक पॉजिटिव माइंडसेट का होना, अपने आप पे बिलीफ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म से थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है, सोशल प्लेटफॉर्म से, ओके। इसके अलावा कोई न्यू रिलेशनशिप में मत आओ, बेहतर रहेगा। ओल्ड है तो ठीक है, चलेगा, आप छोड़ना नहीं है, ठीक है। और एक, अगर आप ब्रह्मचर्य लाइफ फॉलो कर रहे हो तो ये बहुत हेल्प करेगा आपका, ठीक है। जो फूड है सिंपल प्रेफर करो, ओके। ज्यादा कॉम्प्लेक्स और जंक फूड ट्राई टू अवॉइड सच काइंड ऑफ फूड। और एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन अगर आप करते हो तो आपकी मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन, इंटेलेक्ट बहुत हद तक अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा जो मैंने लास्ट में बोला कि जो कंसिस्टेंसी है, रेगुलरिटी है इन प्रिपरेशन, दैट हैज टू बी मेंटेन्ड, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, ओके। हैव ए नाइस डे।